नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा की आज करेंगे शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से जुड़े विवाद से। फेक न्यूज, भड़काऊ वीडियो और सरकार विरोधी खबरों के मुद्दे पर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच विवाद और गहरा हो गया है। केंद्र के नए आईटी नियम लागू होने के बाद भी ट्विटर इंडिया ने अब तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्र भी अब ट्विटर के खिलाफ सख्ती के मूड में है। इन सब के बीच दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर दिया है। ट्विटर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। एफआईआर में ट्विटर के अलावा 7 और लोगों के नाम शामिल हैं। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटते हुए दिखाई दिए। श्री राहुल गांधी जी और ओवैसी द्वारा जिस तरह भगवान राम के लिए, राम भक्तों के लिए कहा गया, उसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं मांग करता हूं कि इन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से भड़काने का काम किया, भगवान राम के भक्तों को पसंद उठाने का काम किया, कि देश में दंगा कराने की जो लगातार साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। विक्रांत यादव और अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, सबसे पहले ये जो केंद्र और ट्विटर के बीच का विवाद है, ट्विटर को क्या लगा कि वो कुछ भी करके निकल जाएगा? भारत है, कोई कुछ नहीं कहेगा, भारत सरकार है, कुछ नहीं कहेगा। बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कंप्लायंस किया है। 3 महीने की अवधि के अंदर एक ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति हो चुकी है। ट्विटर एकमात्र प्लेटफॉर्म है जिसने नहीं किया। लेकिन क्या वो सही मायने में प्लेटफॉर्म है अमिताभ? क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एजेंडा भी फिट होता हुआ लग रहा है कि अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि क्या मैनिपुलेटेड है, क्या मोटिवेटेड है और क्या नहीं, और अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि किसको प्रमोट कर देना चाहिए और किस वीडियो को सस्पेंड कर देना चाहिए। देखिए, ट्विटर जिस देश में क्या कर रहा है, अपने देश अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, ये पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है। तो अब ट्विटर भारत में क्या कर रहा है, इसकी ज़्यादा चिंता करनी चाहिए हम लोगों को। और सरकार की चिंता ही यही थी। अगर यहाँ किसी की मॉफ्ड इमेज या किसी के बयानों को आगे बढ़ाने को टूल किट करार देना, किसी को गलत टैग करार देना, तो ये किसी का वेरिफिकेशन, प्रोफाइल का वेरिफिकेशन हटा देना, तो ये आनंद एक के बाद एक ऐसी हरकतें जो ट्विटर की थी, जो किसी के भी समझ के परे थी और सरकार की बर्दाश्त के बाहर भी थी। भारत की भी आईटी कंपनियां हैं, भारत के भी फार्मा कंपनियां हैं जो अमेरिका में व्यापार करती हैं, वहां के नियमों कानूनों का पालन करती हैं, वहां अधिकारी नियुक्त करते हैं, वहां अपने ऑफिस बनाते हैं। ट्विटर इंटरमीडियरी था, एक मध्यस्थ था। भारत में उसको तमाम सुविधाएं थी। आपके पास भारत में ऑफिस नहीं है, लेकिन जब शिकायत करने की बारी आती है, भारत सरकार ने क्या कहा उनको, आप ये 2-3 अधिकारी नियुक्त कीजिए, एक भारत का पता दीजिए, ताकि भारत के लोग अपने ग्रीवांस को लेकर जाएंगे तो जाएं कहाँ? आपके पास जाएंगे तो आप कहेंगे हम अमेरिका से पूछकर बताते हैं। इसीलिए एक दिशा निर्देश जारी किए थे। सारी कंपनियों ने इसको पालन कर लिया, ट्विटर को छोड़कर। इसीलिए आनंद, ये बार बार शक होता है कि कोई एजेंडा तो नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, जो पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले पर जो हुआ, जो आपको याद होगा व्हाइट हाउस के सामने हुआ ट्रंप के बाद, वहां पे आप उसको ब्लैकआउट करते हो, भारत में जो हुआ उसको ग्लोरीफाई करते हो। तो ये भी तो बहुत बड़ा अंतर था आनंद। तो कई चीजें एक के बाद एक घटती चली गई। भारत सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ नहीं है। बार बार सरकार ये कह रही है, व्हाट्सएप पे जिसको अपने दोस्तों से बात करनी है, अपने शिष्य से बात करनी है, आपको कहीं ज्ञान बांटना है, तमाम चीज़ें हैं जो लोगों को अलाउड है, लोगों को डरने की जरूरत भी नहीं है। सरकार बार बार यही कह रही है। लेकिन कहीं वैमनस्य फैलाना हो, कहीं किसी के साथ पार्शियलिटी करनी हो, बेईमानी करनी हो, धोखा करना हो, तो ट्विटर उन सब चीज़ों को क्यों नहीं रोक सकता? ये सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी। अब देखिए, अब 26 जनवरी को दिशा निर्देश की समय सीमा खत्म हो गई, केस ट्विटर पे शुरू हो गए हैं। तो अगर अब ट्विटर गलत करेगा तो भारतीय कानूनों के हिसाब से उनको क्रिमिनल, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने का टाइम इनको दिया गया था फरवरी के समय से अमिताभ, और इन्होंने उस समय के अंदर इन्होंने नियुक्ति नहीं की, क्योंकि इनको लगा क्या जरूरत है। इनको लगा कि भारत और भारत की सरकार को और भारत की संप्रभुता को आप हल्के में ले लो,
क्योंकि हमारे तो यहाँ पर 800 मिलियन यूजर्स है या 300 मिलियन यूजर्स हैं, हमको यहाँ से हमें यहाँ सवाल पूछने वाला कौन है। ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं दिखा। और विक्रांत, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटना घटी है गाजियाबाद की, इसमें कई लोग, जो 8-7 लोग ट्विटर के 2 कंपनीज के साथ साथ, जो ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड इंटरनेशनल है और ट्विटर इंडिया है, इसके साथ साथ जो 7 लोग हैं, इनमें से कई लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट और फैक्ट चेकर्स बताते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तथ्य की परख करके तथ्य को सामने रखते हैं। तो कहां हुई तथ्य की परख? और वही ट्विटर का प्लेटफॉर्म जिसने अमूल के सीईओ के होर्डिंग को, उसके पोस्ट को सस्पेंड कर दिया, अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, यह कहकर कि यह संदिग्ध है, उसने इस वीडियो को क्यों नहीं सस्पेंड किया? इसको क्यों पिछले 48 घंटे में इसको चलने दिया गया? आनंद, देखिए, पूरी बात शुरू होती है राइट, जो भारत में प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बार बार बात की जाती है, भारतीय संविधान में जो मिला हुआ अधिकार उसकी बात की जाती है। आर्टिकल 19(1) ए और 19(2) के तहत हमें ये स्वतंत्रता मिलती है। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को ध्यान से देखें तो इसमें साफ ये लिखा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट एब्सोल्यूट जस्ट एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट। Public interest has to be safeguarded by Article 19(1)(2), which lays down reasonable limitations to the freedom of expression, sovereignty and integrity of state, security of state, friendly relation with foreign countries, public order, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन। यानी आपके पास पूरा अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, लेकिन भारतीय संविधान में ये साफ लिखा गया है कि एब्सोल्यूट पावर नहीं है। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, समाज में वैमनस्य ना फैले, किसी तरीके की गैरकानूनी घटनाएं ना हो, देश की सुरक्षा पर किसी तरीके का खतरा ना हो, किसी की मानहानि ना हो, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये देश के संविधान में लिखा गया। अब रही बात जो ट्विटर के साथ विवाद चल रहा है, ट्विटर को कंपनी ने केवल ट्विटर के लिए भारत सरकार ने नियम नहीं बनाए, बल्कि भारत सरकार ने जो नए आईटी नियम बनाए वो तमाम इंटरमीडियरी कंपनीज के लिए बनाए, और तमाम इंटरमीडियरी कंपनीज जो हैं उस नियमों को मानने के लिए बाध्यकारी हैं। क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान के बाहर व्यापार करते हैं, अपना बाहर अपनी कंपनियां चलाते हैं, अगर आप अमेरिका में अपनी कंपनी चलाते हैं, तो अमेरिका का जो लॉ ऑफ द लैंड है वो आप मानते हैं, फिर चाहे वो अमेरिकी कंपनी वहां पे काम कर रही हो या फिर भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हो। तो इसी तरीके से अगर भारत सरकार ने कोई आईटी लॉज बनाए हैं किसी इंटरमीडियरी कंपनीज के लिए कि उन्हें अगर कानूनी छूट चाहिए तो उन्हें ये नियम मानने होंगे, अपने अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। तो बाकी कंपनियों ने भी उसी तरीके से उन नियमों को मानते हुए अपने यहाँ उन अधिकारियों की नियुक्ति की। लेकिन ट्विटर को बार बार ये पत्र लिखा गया भारत सरकार की तरफ से कि आप ये अधिकारियों की नियुक्ति कीजिए, नियुक्ति नहीं की गई। और उसी का फल आज सबके सामने है कि लोनी में जो पहली एफआईआर हुई है ट्विटर के खिलाफ, वो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ पहली एफआईआर है, और वो इसी कारण से हुई है क्योंकि सोशल मीडिया कंपनी की इंटरमीडियरी कंपनी होने के नाते जो छूट मिलती थी कानून में, भारतीय आईपीसी के कानून में, वो छूट आपको नहीं मिल सकती क्योंकि आपने आईटी एक्ट के जो नए नियम है वो नहीं माने। और ये पहला सिलसिला है। अभी देखिए इनके पास वो कवर नहीं है, वो शील्ड जो है वो जो जिसके अंदर ये छुप रहे थे और बच रहे थे अब तक, वो हट गई है। अब देखिए देश भर में कितने सारे केसेस ट्विटर के खिलाफ लगते हैं, क्योंकि एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। अब इस बीच खबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए भारत में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विक्रांत यादव जो हमारे साथ अभी लाइव हैं, उन्हीं की खबर है कि केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से अब ट्विटर को लीगल इम्यूनिटी यानी कि कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिल सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत में ट्विटर के खिलाफ आपराधिक मामलों के साथ साथ मानहानि के मामले भी दर्ज करवाए जा सकेंगे। अब कोई भी यूजर ट्विटर पर भड़काऊ या गैर कानूनी ट्वीट करेगा तो उस मामले में पुलिस अब ट्विटर के अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है और उन पर आपराधिक मामले दर्ज कर सकती है। दरअसल ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडिएट कंपनी का दर्जा मिला हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें कानून में छूट मिली हुई है कि नए आईटी कानून लागू होने के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप समेत बाकी सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने यहां जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। लेकिन ट्विटर इंडिया ने शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए अब तक किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद ट्विटर इंडिया ने कहा कि उसने केंद्र सरकार के नियमों के तहत एक अंतरिम यानी इंटरिम जो है कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की है, और अब ऐड निकाला है कि उसे इस पोजीशन के लिए कोई परमानेंटली चाहिए। अब इसकी पूरी जानकारी जो है वो दूरसंचार मंत्रालय को सीधे देगा। अब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ट्विटर को इंटरमीडियरी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कई मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया।
अब आगे केंद्र सरकार का ट्विटर के खिलाफ क्या रवैया होगा, यह देखने वाली बात है। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले अभी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो शुरू होने वाला है उसको लेकर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि मैं न्यूजीलैंड का समर्थन करूंगा, भारत का नहीं, क्योंकि अगर भारत जीत गया तो 50 करोड़ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, ये उसने ये शब्द इस्तेमाल किया है, वो जश्न मनाएंगे और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस ट्वीट को ट्विटर ने प्रमोट किया, यानी कि पुश किया, चलते रहने दिया, इसको सस्पेंड नहीं किया। इस ट्वीट को देश विरोधी है, एक जाति एक संप्रदाय के विरोध में है, बहुत ही गलत ट्वीट है, लेकिन इसको सस्पेंड नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने वाला यह प्लेटफॉर्म ऐसे व्यक्ति जो भारत और भारतवासियों को, हिंदू धर्म के अनुयायियों को गाली दे रहा है, उसको सस्पेंड नहीं किया ट्विटर ने। और ये अपने आप को एक प्लेटफॉर्म बताते हैं, शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी के हमारे साथ हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी नमस्कार। ये जो अब कार्रवाई हुई है, क्या ये पहली कार्रवाई है? क्या और भी अब केसेस लगेंगे, दावे ठोके जाएंगे, केसेस लगेंगे ट्विटर के खिलाफ? देखिए, बहुत ही संगीन ये मामला है, क्योंकि जिस तरह का वीडियो शेयर किया गया, आपने वो वीडियो देखा होगा, अफवाह फैलाई गई, मुस्लिम बहुल इलाकों में जानबूझकर ये वीडियो शेयर किए गए, ट्वीट्स शेयर किए गए, जिनमें ये बताया गया कि प्रभु राम का नाम लेकर दाढ़ी काट दी गई और पूरे उत्तर प्रदेश में को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में दंगे भड़काने का प्रयास किया गया और निश्चित तौर पर जब ट्विटर इंडिया को भी ये पता चला, उनको बताया गया, गाजियाबाद पुलिस ने बाकायदे ट्वीट करके ये बताया कि नहीं साहब, ये बिल्कुल फर्जी मामला है और ये मामला जादू टोने का है। जो व्यक्ति पीटा जा रहा है, उसको पीटने वाले लोग भी उसी की कम्युनिटी से हैं, उन्हीं के धर्म से हैं। ये जादू टोने का मसला है, ताबीज बेचने का मसला है। उसके बावजूद इस वीडियो को नहीं हटाया गया, ना तो डिलीट किया गया, ना ही मैनिपुलेटेड लिखा गया। और एक खास तरह के लोग जो हर बार अफवाह फैलाते हैं, हर बार अराजकता करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने लगातार इस वीडियो को शेयर किया अलग अलग तरह से। कुछ लोगों ने तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे शेयर किया कि देखिए भारत के भीतर क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पे गंभीर प्रकरण है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की छवि खराब करने का प्रयास था और साथ ही उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास था। इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और सारे तथ्य भी सामने आ रहा है और सारे नाम भी सामने आ रहे हैं। उन सभी नामों को इसमें शामिल किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है एक सोची समझी साजिश है कि बीजेपी विरोध, मोदी विरोध, योगी विरोध के चक्कर में ये भारत विरोध और भारत को बदनाम करने की बात हो गई। सोशल अनरेस्ट, वैमनस्यता, ये तो पूरी तरह से कम्युनल और सांप्रदायिक एजेंडा हो गया। शलभ मणि जी, देखिए, आप टाइमिंग देखिए ना। एक तरफ आप राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर जिस तरह से एक अफवाह फैलाई गई, तमाम एक झूठ फैलाने का प्रयास किया गया, ठीक उसी समय राम जी का नाम लेकर एक मुस्लिम व्यक्ति को प्रताड़ित करने की झूठी अफवाह फैलाई गई। तो ये पूरा का पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में एक अराजकता का वातावरण पैदा करने का प्रयास है और इस पूरे प्रयास को हम कामयाब नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है और निश्चित तौर पे जो लोग भी सामने थे, उनके नाम सामने आ चुके हैं। आपने FIR पढ़ी होगी, उसमें नामजद है वो लोग, और भी जिनके नाम सामने आते जाएंगे वो इस केस से जुड़ते चले जाएंगे। पर कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि जब हमें तथ्य पता लगे तब हमने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, तो अब हम पर किस बात का आरोप और किस बात की FIR? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चेक करेगी, जो जांच एजेंसी वो तय करेगी कि इनका क्या कसूर बनता है, इनका क्या गुनाह बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर ट्विटर पे अवेलेबल हैं और ट्विटर पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको पता है कि ये गाइडलाइन है कि कोई भी चीज आप बिना प्रमाण जाने, उसका बिना तथ्य जाने, बिना उसकी जांच पड़ताल किए नहीं कर सकते। और खासतौर पे ऐसी चीज तो बिल्कुल नहीं कर सकते जिससे कहीं दंगा भड़के, सामाजिक वैमनस्यता पैदा हो, जहां नफरत का वातावरण पैदा हो। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप उसकी सजा भुगतने को तैयार रहिए। शलभ मणि त्रिपाठी जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब वापस रुख करते हैं अमिताभ और विक्रांत की ओर। अमिताभ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बात कहा कि जनवरी में जब भारत 26 जनवरी की तरफ यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट के आड़ में जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह का हमने देखा सड़कों पर जो देखा, उस वक्त भी ये कोशिश की गई कि एक किसान जो इसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उसको पुलिस की बर्बरता का शिकार बताने की कोशिश की गई थी। ये बात भी है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2019 में सिख फॉर जस्टिस, ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ट्वीट्स को भारत में ट्विटर द्वारा प्रमोट किया गया, 6 जून 2019 तक, और फिर उन अकाउंट्स को 15 जून को सस्पेंड किया गया। तो क्या अब ये आरोप भी बाहर निकलकर इन पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर जो हैं
एक मैनिपुलेशन कर रहे हैं, एक नैरेटिव को आगे हवा दे रहे हैं। बिल्कुल, इससे तो एक ही चीज़ साफ होती है आनंद की, एक माइंडसेट है, एक एजेंडा है जो ट्विटर के इन हरकतों पर हावी है, और वो एजेंडा पूरी तरह से यही है कि उन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए जो भारत के विरोधी सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देती हैं। ये तमाम जो पिछले कुछ दिनों में ट्विटर की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, हरकतें हुई हैं दुनिया भर में और भारत में, उससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। तो एक चीज़ तो आनंद क्लियर साफ है कि भारत सरकार ने एक के बाद एक मौके दिए हैं। मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों से लगातार नोटिस व्हाट्सएप को भेजे जाते थे कि ओरिजिनेटर का नाम आप बताओ, नोटिस ट्विटर को भेजे जाते थे कि ये हरकत क्यों हो रही है, इसके बारे में बताओ, जवाब कुछ नहीं आता था। लेकिन जब से सरकार ने दिशा निर्देश बताए, समय सीमा तय की, मुझे लगता है धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। मुझे लगता है कि इंटरमीडियरी का और मध्यस्थ का जो रोल है वो छतरी हट जाने के बाद आनंद, मुझे लगता है इनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसीलिए ट्विटर ने भी अब कह दिया है कि एक टेम्पररी एक कंप्लायंस ऑफिसर उन्होंने रख लिया है। तो ये टेम्पररी ये नहीं कह रहे हैं कि हम भारत का पता दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि जो 3 एक नोडल ऑफिसर रखना है, ग्रीवांस ऑफिसर रखना है, ये इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, कब रखेंगे, कैसे रखेंगे। वो कह रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं, हम धीरे धीरे कंप्लायंस करेंगे। तो लेकिन 3 महीने की समय सीमा काफ़ी होती है। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, आप भारत में व्यापार कर रहे हो, भारत से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हो, और भारत के लोगों को पता ही नहीं है, भारत को टैक्स भी नहीं दे रहे हो। ये तो जाती भी हो जाती है। पर अमिताभ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर नाइजीरिया की सरकार जो है वो ट्विटर से हट सकती है, तो जिस प्लेटफॉर्म को भारत सरकार की कोई मान्यता नहीं, कोई आदर नहीं, और पूरी तरह से खुलेआम निरादर कर रहा है, और फिर उसकी बात नहीं मान रहा और देश के कानून को नहीं मान रहा, तो क्या सरकार में कहीं ये सोच है कि ट्विटर से हट जाया जाए? देखिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कम्युनिकेशन वहां से होता रहेगा। सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ऐसा कोई संदेश भी नहीं देना चाहती कि वो अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना चाहती है। इसीलिए, क्योंकि बार बार यही अगर बैन करती है, अभिव्यक्ति की आजादी फेसबुक पर है, अभिव्यक्ति की आजादी इंस्टाग्राम पर है, अभिव्यक्ति की आजादी कू पर भी है, और ये सब सरकार, ये सारे प्लेटफॉर्म जो हैं देश के कानूनों को कंप्लाई कर रहे हैं। तो जो देश के कानूनों को कंप्लाई कर रहे हैं और देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे रहा जाए। बाकी प्लेटफॉर्म्स अपनी जगह रहे, हम नहीं रहेंगे। सरकार ये भी तो सोच सकती है, सरकार ये भी तो कह सकती है कि हमें इस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। जो भारत का आदर नहीं करता वो मेरे किस काम का। मुझे लगता है आनंद लोकतांत्रिक देश है, मुझे लगता है फेज बाय फेज सब कुछ चल रहा है, और मुझे लगता है कि जब अति हो जाएगी, नॉन कंप्लायंसी हो जाएगा, तो फिर ट्विटर के बहिष्कार के अलावा कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि अगर चीन से ट्विटर बाहर है, अगर नाइजीरिया से ट्विटर बाहर है, तो भारत जैसे बड़े देश से बाहर होना ट्विटर को भी नहीं भाएगा। नहीं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के हैंडल को सस्पेंड करने में आपने सोचा तक नहीं, आपने कहा इनएक्टिव है। चलिए, कुछ दिन हम सभी इनएक्टिव हो जाते हैं, पूरी सरकार, भारत सरकार जो है ट्विटर पर इनएक्टिव हो जाती है, तो क्या करेंगे? हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हम फेसबुक पे करते हैं, news18.com पर करेंगे, और फिर इंस्टाग्राम पर करेंगे, कू पर करेंगे, जो कंप्लाई कर रहे हैं उन पर करेंगे, जो नहीं मानते हैं सरकार की बात, जिनको भारत का रिस्पेक्ट नहीं है, भारत सरकार की और भारत की संप्रभुता पर वो चोट करने पर लगे हुए हैं, उन पर क्यों हम ध्यान दें? अब वहीं बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आने के बाद इस पर सियासत भी हुई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं ये मानने को तैयार नहीं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। अब राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। और वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ के ट्वीट का जिक्र करते हुए लिखा कि करारा जवाब, राहुल गांधी ध्यान दें, सत्य राजस्थान के कूड़ेदान में है जहां वैक्सीन फेंकी गई, पंजाब के उस फर्जी बैंक खाते में है जहां वैक्सीन मुनाफाखोरी की रकम जमा हुई, दिग्विजय के 370 के बयान में है, कांग्रेस का सत्य दलित विरोधी रवनीत बिट्टू है, असत्य ही कांग्रेस का सत्य है। विक्रांत अभी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने इसे हवा दी और सबसे पहले इसे ट्वीट किया, बढ़ाया, और वो भी वेरीफाइड ट्विटर हैंडल जिनकी फॉलोइंग बहुत है, और वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि तथ्य को परखे बिना हम न्यूज़ नहीं लगाते, पर उन्होंने ही ये फॉल्ट न्यूज़ लगाया।
देखिए, इसी कारण जो एफआईआर भी दर्ज की गई है वो बाकायदा नामजद की गई है और जिन लोगों ने इस ट्विटर को पहले इस ट्वीट को ट्विटर के जरिए आगे बढ़ाया था उन सभी को उसके इस एफआईआर में नामजद आरोपी बनाया गया है। उनके नाम से एफआईआर लिखी गई है और ट्विटर कंपनी का नाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि ट्विटर की तरफ से अभी तक कोई कंसर्न्ड आदमी या अधिकारी के बारे में भारत सरकार के पास आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसीलिए ट्विटर इंक और ट्विटर इंडिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। और जाहिर बात है कि ये पहला मामला जरूर है जिसमें ट्विटर और इस तरीके से जिन लोगों ने झूठ फैलाया इस ट्वीट को लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन निश्चित तौर पर अब इस मामले में क्योंकि अब वो झूठ निकल गई है, जो इंटरमीडिएरी कंपनीज को एक छूट होती थी उस छूट के दायरे से ट्विटर अब बाहर निकल आया है, तो निश्चित तौर पर ट्विटर पर अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखता है, कुछ भी ट्वीट करता है तो उसकी जिम्मेदारी अब ट्विटर की होगी, क्योंकि पहले उसे एक छतरी मिली हुई थी, एक अम्ब्रेला मिला हुआ था भारतीय कानून के तहत ही इंटरमीडिएरी कंपनी होने के नाते, लेकिन चूंकि आपने भारतीय आईटी का नियमों का पालन नहीं किया, अपने यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की, जिस कारण से अब उस छतरी से बाहर है और उस अम्ब्रेला से बाहर निकलने के कारण अब ट्विटर के सामने आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। जी, अब बड़ी खबर आ रही है ट्विटर से जुड़ी हुई। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि ट्विटर ने जरूरी अधिकारियों की नियुक्ति पर बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्थानीय दफ्तर बनने के बाद ही अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ने कहा है कि सलाहकारों की राय पर दफ्तर बनाने का काम जारी है। अमिताभ, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आनंद, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र है और यहाँ नियमों और कानूनों के मुताबिक चलने की बात सरकार कर रही थी, इसीलिए दिशा निर्देश बने थे। और जो आईटी कंपनियाँ सालों से अनदेखी कर रही थी, मुझे लगता है क्रिमिनल चार्जेस होने से कम कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनके भरे पूरे व्यापार और इतना बड़ा जो मार्केट है भारत, विश्व बाजार, दुनिया भर की ताकतें यहाँ चाहती हैं व्यापार करना, उसको ट्विटर कहीं से भी गंवाना चाहेगा किसी भी कंपनी के लिए, और जबकि उनका व्यापार यहाँ इस्टेब्लिश हो चुका है। तो मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है और सरकार ने जो शिकंजा कसा है, अब मुझे लगता है कि बाकी कंपनियां जैसे पटरी पर आ चुकी हैं, मुझे लगता है कि ट्विटर भी पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि नहीं, बहुत आसान है अमिताभ। एक सरकार ये क्यों नहीं कहती कि देखिए आपको समय लगेगा ऑफिस बनाने में, आपको समय लगेगा ऑफिसर की नियुक्ति करने में, तब तक सरकार की तरफ से कोई भी जो है कम्युनिकेशन ट्विटर पर नहीं होगा। सरकार तो बार बार कह रही है, आपने देखा कई मंत्री ना करे ना ओपनली ना करे, ओपनली ना कहे, पर ये कहे कि सारा कम्युनिकेशन आज से कू पर होगा, फेसबुक पर होगा, इंस्टाग्राम पर होगा। आनंद कई दरवाजे होते हैं आनंद, WTO से लेकर ट्रिप्स और तमाम ये आपने देखा होगा, जो कई व्यापारिक की चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन कई चीज़ें हैं जिसमें आप कई चीज़ों को कृषि क्षेत्र में अगर आप सब्सिडी देते हो तो अमेरिका कहता है कि चलो हम ये चीज़ आपको नहीं देंगे। तो कई चीज़ों में ऐसी चीज़ें बातें उठ जाती हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चीज़ें जुड़ी होती हैं, और जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, एक लोकतंत्र के तो मेरी अभिव्यक्ति सरकार, भारत सरकार की और भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्र है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। अब ट्विटर का प्लेटफॉर्म है ना, अब वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सी ट्रेन आके रुकेगी और कौन सी नहीं रुकेगी। अब कानून मंत्री खुद ही तो चेतावनी दे चुके हैं आनंद जी, क्योंकि अब कंप्लाई नहीं कीजिएगा तो आगे आप समझ लीजिए। तो अब आगे क्या समझ लीजिए, तो ये तो सीधी सी बात होती है जी। एक्सट्रीम केस तो वही होता है। नहीं, आप ऑफिशियली पोजीशन मत लीजिए, लेकिन आज से सारे पोस्ट जो है वो कोई भी अपडेट जो है PIB का अपडेट हो, सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट जो है वो सबसे पहले या कभी भी ट्विटर पे धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा। आज भी रविशंकर प्रसाद ने कू पर किया है। हाँ, और वहीं पर होना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जो भारत का मान रखते हैं, भारत की संप्रभुता का मान रखते हैं, भारत सरकार के नियमों का और भारत के कानून का मान रखते हैं, ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स और ऐसे ही लोगों को जगह देनी चाहिए। और जो भारत विरोधी कार्य करने में लगे हुए हैं उनको भी सबक सिखाना जरूरी है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली में मौजूद अरुण सिंह के पास। अरुण, खलबली भी है, गड़बड़ी भी है, पर क्या कहीं ना कहीं सुलह हो जाएगी? भवानी सिंह जयपुर से भी जुड़ेंगे, अरुण सिंह दिल्ली में हैं, सचिन पायलट से बात करते हुए इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। क्या कहा सचिन पायलट ने? कहीं ना कहीं हाईकमांड से मीटिंग में थोड़ी सी सुलह की बात हो रही है। भवानी सिंह और अरुण सिंह दोनों हमारे साथ हैं। अरुण, बताइए, क्या सचिन पायलट खुश हैं? अब क्या बात हुई है?
देखिए, सचिन पायलट की आला कमान से कोई बात नहीं हुई है आनंद, और सचिन पायलट 6 दिन रुकने के बाद जयपुर वापस चले गए हैं। बड़ी उम्मीदों से आए थे दिल्ली की आला कमान से मुलाकात होगी, लेकिन जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि चूंकि आला कमान के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है, कमेटी जो बनाई गई थी उसकी तरफ से, कि सचिन पायलट जो ऑफर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और इसलिए आला कमान उनसे मुलाकात नहीं कर रहा है। कमेटी की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि 3 मंत्री पद, 9 मंत्री पद खाली हैं, जिनमें से 3 से ज़्यादा उनको नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा और निगम और बोर्ड में जो 40 पद खाली हैं, उनमें से जो सचिन पायलट हैं वो 15 पद कम से कम चाहते हैं। आला कमान उस पर कोई भी उनको शब्द देने के लिए तैयार नहीं है, सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार के क्षेत्र में आता है, वो तय करेंगे, लेकिन हाँ, आपके लोगों को भी समायोजित किया जाएगा। साथ ही साथ सचिन पायलट को दिल्ली ला करके यहाँ पर महासचिव बनाकर किसी राज्य का प्रभारी बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है। अब कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि सचिन पायलट के पाले में गेंद चली गई है, उनको तय करना है कि जो कांग्रेस का आला कमान है, जो सुलह कमेटी है, उसने जो प्रस्ताव दिया है उस पर किस हद तक वो रिएक्ट करते हैं। अभी तक की जो जानकारी है, सचिन पायलट चाहते हैं कि कम से कम आधा निगम और बोर्ड में जो नियुक्तियां होनी उसमें आधे में उनका से हो। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें भी 5 से 6 मंत्री उनके बने, लेकिन ये बातें अब साफ हो गई हैं कि उनके दबाव में आला कमान झुकने वाला नहीं है। ये आला कमान मानता है कि पिछली बार की अपेक्षा उनकी ताकत कम हुई है, विधायकों का समर्थन कम हुआ है, इसलिए अशोक गहलोत को नाराज करके सचिन पायलट को खुश नहीं करेगी दिल्ली। तो यानी कि क्या भवानी सिंह, इसे ऐसा समझा जाए कि अब पूरा बॉल जो है अब सचिन पायलट के कोर्ट में है, वो कहां पर इसे हिट करना चाहते हैं या फिर पूरी अपॉर्चुनिटी को मिस ही करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या सचिन पायलट 10 महीने से पहले आज थोड़े और वीकर हैं? देखिए आनंद, इसको इस तरीके से देखना होगा कि सचिन पायलट बीजेपी जाना नहीं चाहते हैं, अलग मोर्चा बनाना नहीं चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर उनके पास में ऑप्शन यही होगा कि वो कांग्रेस के से कोई न कोई ये बात माने। लेकिन एक दूसरी बात और है, उनके सपोर्टर है वो दबाव बना रहे हैं कि जब वो कांग्रेस के अंदर वापस आए थे और प्रियंका गांधी से जो बात कही थी, जो डील उस वक्त कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने उनसे कुछ कहा था, वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी से बात हुई वही बातें पूरी होनी चाहिए, न कि अभी नई ऑफर दिया जा रहा है। नए ऑफर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी जो पहले से बात हो चुकी है बस उनको इम्प्लीमेंट करें। पहले से बात क्या हुई उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि सरकार, सवाल मसला केवल कितने मंत्री पद या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का नहीं है, सवाल है सचिन पायलट के इकबाल का, क्योंकि राजस्थान के अंदर उनके समर्थकों और उनकी शिकायत ये है कि सरकार के अंदर उनकी सुनी नहीं जाती है, कलेक्टर उनके विधायकों के काम नहीं करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इशारा है। तो वो चाहते हैं कि सरकार पर एक बॉडी बने, नियंत्रण की कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जिसके अंदर सचिन पायलट हो, यानी कि एक सत्ता और संगठन की एक ऐसी बॉडी हो जो मुख्यमंत्री पर भी ऊपर से रहे, कि मुख्यमंत्री क्या फैसले करेंगे उसमें भागीदारी हो। ये चाहते हैं, ये सचिन पर ये जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, खींचतान चल रहा है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएं, और वहां सचिन पायलट चाहते हैं कि अशोक गहलोत का जो पावर है राजस्थान सरकार में वो डाइल्यूट हो जाए। वहीं राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से बयान सामने आया है, आइए सुनते हैं। उठापटक चल रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। जो कांग्रेस पार्टी का हाल नजर आ रहा है अभी राजस्थान में, क्या इससे राज्य पे असर पड़ेगा आम लोगों? देखिए, निश्चित रूप से ये आप जो है विग्रह से ग्रसित सरकार जब से अस्तित्व में आई है 2018 से लेकर अब तक, इनके आपसी विग्रह के कारण से, आपसी फूट के कारण से, आपसी मनमुटाव के कारण से राज्य की सरकार की प्राथमिकता जो है वो राज्य का विकास या राज्य के लोगों के हित साधन न होकर के अपनी कुर्सी बचाए रखना हो गया है। जो कुछ पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के कालखंड से जिस तरह की गतिविधियां वहां चल रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब तो कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया को इस बात का सेल्फ रियलाइजेशन हो गया होगा कि जो है दोष भारतीय जनता पार्टी में नहीं, उनकी खुद की नीति, व्यवहार और आचरण में, जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। राजस्थान की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को कोई संदेश देना चाहेंगे कि कैसे? मैंने कहा है कि उनको आत्मावलोकन करना चाहिए, ताकि शेष बचे हुए समय समय तो कम से कम वो राजस्थान की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में, जिस भावना के साथ में, जिस सोच के साथ में, जिस विश्वास के साथ में उनको सत्ता की चाबी सौंपी थी, वो उसके साथ में न्याय कर सके। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का भी बयान सामने आया है, वो भी सुन लेते हैं।
कि राजस्थान के चुनाव में राजस्थान की जनता ने जिम्मेदारी सौंपी कांग्रेस पार्टी को, और अब 2.5 साल निकल गए हैं, आधा कार्यकाल निकल गया है, लेकिन राजस्थान की जनता त्रस्त है। अब मोदी जी की खिलाफत करते करते ये कांग्रेस वाले और राजस्थान सरकार राजस्थान की खिलाफत करने लग गए हैं। कोविड की भी आप क्राइसिस ले लीजिए, कोविड क्राइसिस में टोटल मिसमैनेजमेंट हुआ, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से रेमडेसिविर इंजेक्शन हुए, सब कचरे के डब्बे में मिले। इस तरह का इनके जो झगड़े हैं वो ये सुलटा लें तो थोड़ी बहुत राजस्थान की जनता की सेवा हो जाएगी। अरुण, आपने सचिन पायलट से बात करने की कोशिश भी की, क्या सचिन पायलट ने कुछ कहा? भले कैमरा पर नहीं, ऑफ कैमरा पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा? क्या वो निराश निकल कर गए हैं, हताश होकर गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से 6 दिन यहाँ पर थे वो, और अगर आला कमान बहुत ज़्यादा गंभीरता से स्थिति को लेता, उनके बयान को लेता, जो उन्होंने कहा था 10 महीने हो गए, सुलह कमेटी कोई फैसला नहीं कर रही है, जल्दी फैसला करना चाहिए। वो साथ में ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए कितनी जल्दबाजी में एक कमेटी का गठन किया गया, उसकी बैठक भी हो गई, रिपोर्ट भी तैयार हो गई, रिपोर्ट आला कमान को दे भी दी गई, उस पर फैसला होने वाला है अगले कुछ दिनों में। इसको देख करके उनको लगता है कि अगर उनके लोगों को निगम में, बोर्ड में, मंत्रिमंडल में, स्थानीय जगह पर अगर उनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे, समायोजित नहीं किया जाएगा, सरकार में रह के अगर वो काम नहीं करा पाएंगे, तो उनके समर्थक कमज़ोर होने का मतलब सचिन पायलट का कमज़ोर होना। और वो राजेश पायलट की जिस लीगेसी को लेके चलते हैं, गांव में दौसा तक उनके लोग हैं जिनको वो सरकार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सही कह रहे हैं भवानी, वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है। वो जानते हैं कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनको बड़ा पद मिल जाएगा ACC में। लेकिन अगर उनके समर्थकों को नहीं मिलेगा तो राज्य में जहाँ वो जाते हैं, जो नारेबाजी होती है, समर्थकों का तांता लगता है, गाड़ियाँ आती हैं, स्वागत होता है, भाषण होता है, वो कमज़ोर हो जाएगा। और चूंकि राजस्थान में ही उनको राजनीति करनी है, इसलिए वो चाहते हैं कि वहाँ पर वो मजबूत रहें। बिल्कुल, लेकिन जरा भवानी से जान लेते हैं, कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने अपनी टाइमिंग खराब कर कहीं टीम से ही ड्रॉप आउट ना हो जाएं, त्रिशंकु बनकर तो नहीं रहेगा सचिन पायलट, क्योंकि जितना इसमें आप टाइम व्यस्त करेंगे और आप एक रणनीति तय नहीं करेंगे और एक डिसीजन नहीं लेंगे, उतना आपका पोजीशन जो है वीक होता जाएगा। आप देखिए, आज कांग्रेस का हाईकमान भी ये देखता है, ये सोचता है कि 10 महीने पहले जो हमने आपसे वादे किए उसे हम क्यों पूरे करें, क्योंकि आप तो आज बिल्कुल पस्त हैं। बीजेपी भी जहां पर मौका उनको मिल सकता था, वो भी ये देखेगा कि आप क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक्स फैक्टर लेकर आएंगे, जितिन प्रसाद जैसा कोई एक्स फैक्टर लेकर आएंगे, या हिमंत बिश्व शर्मा जैसा आप रोल अदा कर पाएंगे। अगर नहीं तो फिर हमें आपकी क्या जरूरत, क्योंकि राजस्थान में तो वैसे ही वहां पर नेता भरे पड़े हैं। तो कहां जाएंगे सचिन पायलट? देखिए, सचिन पायलट के समर्थकों का भी उन पर दबाव है कि जल्दी कोई फैसला करें, और इसीलिए जब सचिन पायलट यहाँ पहुँचेंगे, आज शाम को उनके समर्थक जो विधायक हैं, खास जो नज़दीकी विधायक हैं, उनके साथ में मीटिंग है। रणनीतिक तौर पर वो तय करेंगे कि आगे उनको किस दिशा में जाना है, क्या पार्टी का ऑफर स्वीकार करना है, या फिर उसके बाद में आगे की जो रणनीति, उनके समर्थक दबाव बना रहे हैं कि अलग से मोर्चा बना लिया जाए, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन सचिन पायलट अभी तक इसको लेकर पूरा माइंड मेकअप नहीं कर पाए। दो चीज़ें हैं, सचिन पायलट के साथ में विधायक नहीं है, ये सच नज़र आ रहा है कि 19 विधायक थे, उनसे भी संख्या घट गई है। लेकिन एक दूसरी वजह ये है कि सचिन पायलट का ईस्टर्न राजस्थान में उनके पास में अच्छा खासा वोट बैंक है, और भीड़ भी काफ़ी भीड़ वाले नेता हैं वहाँ पर, और प्रभाव है खासतौर पर गुर्जर बेल्ट के अंदर। तो उनको ये ध्यान रखना है कि वो करे क्या अगर पार्टी बनाते हैं तो उस स्थिति में पर्टिकुलर एक इलाका रह जाएगा जहाँ पर वो राजनीति कर सकते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा है, वेस्टर्न राजस्थान है, जहाँ पर सचिन पायलट का प्रभाव नहीं है, तो वो एक छत्रप, छोटे छत्रप बन के रह जाएंगे, और वो बनना नहीं चाहते हैं। सचिन पायलट का जिस तरीके का कद, जिस तरीके का हो रहा है, तो वो पहली कोशिश यही है कि कांग्रेस में किसी तरीके से अपना जो सम्मान जो खो गया था डिप्टी CM का पद जाने से, PCC चीफ का पद जाने से, उसको किसी तरीके से वापस बहाल हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो वो कांग्रेस की बात मानेंगे और पार्टी के अंदर रहेंगे, और लेकिन लग रहा उनको कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके बाद में उनके पास में कोई विकल्प ज़्यादा बचता नहीं है कि वो पार्टी बनाए या बीजेपी के अंदर जाए। बीजेपी में बहुत कम चांसेस है, क्योंकि राजस्थान की जो स्थिति है उसके हिसाब से सचिन पायलट के लिए बहुत कम जगह है। जी, आप जरा मेरे साथ बने रहिए। राजस्थान के कांग्रेस में मची हलचल पर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी क्या कहा, इसे भी सुन लेते हैं। कल 6 से 7 विधायक इधर आपकी तरफ से, 3 से 4 विधायक उनकी तरफ से, वो ये कह रहे हैं, जो 3-4 विधायकों ने, संदीप जी ने, काफ़ी लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट लोग, ये लोग तो नकली कांग्रेसी, असली तो हम हैं। इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, हमने बचाने की कोशिश की। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, क्योंकि
जब सरकार पर संकट आया था तब इन लोगों ने सरकार को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे मैं हूँ चाहे हमारा कोई भी साथी हो, हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। और राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार को पूरा देश देख रहा है। कोरोना संकट में एक मॉडल स्टेट के रूप में हम सामने आए, बहुत अच्छा काम है, पब्लिक वेलफेयर की योजनाएं अच्छी आ रही। ऐसे में यदि डिफरेंसेस कहीं आते हैं और अखबारबाजी होती है तो ये परिवार का मामला है, इसको हमें खत्म करना। सर, आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो खुली मांग है। सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि उनसे जो वादे किए वो पूरे किए जाने चाहिए, तो फिर कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? ये आपने बहुत सही कहा। सचिन पायलट जी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, हमारे पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट हैं, राजस्थान के अध्यक्ष रहे और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और यदि उनका ऐसा कोई बयान आया तो मेरा मानना है कि अब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, मान लो इधर उधर से बात हो रही है, तो आप कह रहे हो कि यदि पायलट साहब से इस तरह के वादे हुए हैं तो पायलट साहब को खुद को आगे आकर, मैं से सम्मान कह रहा हूँ, उनको आगे आकर बताना चाहिए कि ये वादे हुए हैं, ये स्थिति है। भवानी हमारे साथ है, अरुण सिंह भी हमारे साथ है। अरुण, आप कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप अब ये कह रही है कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। 10 महीने में बहुत कुछ बदल गया है। देखिए, समय काल और परिस्थितियां यही तय करती हैं कि आपका रसूख और आपका व्यक्तित्व कहां किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। 1 साल पहले की बात है, जब उनके पास 19 विधायक थे, तब डर लग रहा था कांग्रेस नेतृत्व को और अशोक गहलोत को भी कि हो सकता है कि 10-5 विधायक और उनके साथ चले जाएं और बीजेपी की मदद से वो सरकार बना ले, मुख्यमंत्री बन जाए या फिर समर्थन कर दे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। आज स्थितियां एकदम उलट हैं। आज अशोक गहलोत को पता है कि जो विधायक को समर्थक हैं सचिन पायलट, उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। आप ये बात का अंदाजा लगाइए कि 6 मंत्री इनके कोटे से बने थे, एक वो थे और 2 को सस्पेंड कर दिया था, उस वक्त बर्खास्त कर दिया था, खुद सचिन पायलट को हटा दिया गया था। उसके बाद जो 3 उनके समर्थक मंत्री थे वो आज भी हैं कैबिनेट में, और वो सब अब उनकी लॉयल्टी जो है वो अशोक गहलोत के पाले में हो गई। अशोक गहलोत ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया, 10 से 12 इंडिपेंडेंट उनका समर्थन कर रहे हैं। तो वो तो चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी से भी निकल जाएं, राज्य से भी निकल जाएं और मैं सिर्फ अकेले यहाँ राज करूं। लेकिन नेतृत्व ये चाहता है, उसको सिर्फ अशोक गहलोत या सचिन पायलट को नहीं देखना है, उसको कांग्रेस को देखना है कि उसका वोट बैंक कंसोलिडेट रहे, अशोक गहलोत का वोट बैंक भी रहे, सचिन पायलट का भी रहे और दोनों मिलकर कांग्रेस को आगे लेके जाएं। जी, लेकिन इसके लिए फिर नेतृत्व को हस्तक्षेप करना भी जरूरी है। अब नेतृत्व है कि जब दूरी बनाकर बैठा है, ये कहा है कि देखा जाएगा, ये आपको मिलेगा। भवानी बताइए, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? क्या आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन के आ सकता है? क्योंकि इस बार इसमें क्योंकि इनका जाट गुजर बेल्ट में और गुजर्स में इनका काफ़ी होल्ड है, ये आने वाले पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इन्फ्लुएंस करेंगे। और फिर एक आपको एक कंसोलिडेटेड एक और फाउंडेशन मिलता है कि एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड फ्रंट का आप एक वहाँ पर निर्माण कर सकें। देखिए, आम आदमी पार्टी राजस्थान में काफ़ी कोशिश कर रही है। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने कोशिश की थी, कैंडिडेट भी उतारे थे और लगातार कोशिश भी करी। लेकिन राजस्थान की जो ग्राउंड रियलिटी है आनंद, राजस्थान की में जो शहरों के मुकाबले शहरों की संख्या, जो कॉन्स्टेंसी है वो काफ़ी कम है। तकरीबन टोटल 25 से 30 कॉन्स्टेंसी ऐसी हैं जिनकी शहरी कॉन्स्टेंसी माना जा सकता है। और रूरल कॉन्स्टेंसी में आम आदमी पार्टी के पास में नेटवर्क नहीं है। शहरों के अंदर भी है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी तो अलग बात है। राजस्थान में ऐसे कई प्रयोग हुए थे, यहाँ जनता दल भी आई थी, बाकी भी आए थे, लेकिन कोई भी यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस, जनता का माइंडसेट ये हो गया कि तीसरी पार्टी को एक्सेप्ट कम करें। सचिन पायलट को जो डर है वो इसीलिए है क्योंकि राजस्थान का इतिहास ये कहता है कि यहाँ तीसरी पार्टी की जगह बहुत कम है। इसलिए सचिन पायलट को डर है कि अगर कहीं मैंने भी तीसरी पार्टी बनाई तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो पुरानी पार्टियों का हंस रहा हो वही हो। और यही आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है कि उसको जगह, स्पेस अभी तक तो नहीं मिल पा रहा जी। और फिर सचिन, कांग्रेस की नाकामी होगी आनंद, ते मान के चलोगे उसका फायदा सीधा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगर नाकामी हुई तो फायदा बीजेपी को होगा। और बीजेपी में खुद राजस्थान में बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि सचिन पायलट को वहां जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ग्राउंड पर उनका कितना स्वेल है, कितनी उनकी ताकत है, उसको क्या अभी भी बनाकर रख पाए हैं कि क्या वो सपोर्ट बेस कम हो रहा है? क्योंकि एक चुंबकीय आकर्षण जो है जिसको उन्होंने बनाया था जब वो पीसीसी चीफ थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और 5-6 साल उन्होंने काम किया और कांग्रेस को खड़ा किया, वो मैग्नेटिज्म, वो जादू क्या अब भी है? उसको
उसको टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो उस जादू का प्रदर्शन वो कर पाते हैं और एक वो कहते हैं ना कि अपने अपने सामर्थ्य को दिखा पाते हैं ग्राउंड पर, तो शायद उन्हें फिर मौका मिल जाए। लेकिन इससे पहले जयपुर में कांग्रेस विधायकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों पर बयान दिया। यही नहीं, उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विवाद को सम्मान की लड़ाई बताया। इससे पहले बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने भी एक बैठक की थी, जिसमें विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की मांग की थी। अगर सच्ची बात कहना गद्दारी है तो रोज कहेंगे, लेकिन गद्दार आदमी वो कह रहा है जो 3 साल में 3 जगह पार्टी बदल गया। आज ये बताओ, हम गद्दार, हमने हाईकमान से मिलना गद्दारी है क्या? आज हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ विधायक दल का नेता चुना, पार्टी ने गहलोत साहब को हमने वोट दिया। हमने अविश्वास 10 महीने पहले आया, कांग्रेस में वोट दिया। हम तो पार्टी के साथ ही तो हैं। अगर उनको लगता है बीएसपी के लोगों को कि हमने सरकार बनाई है या हमने बचाई है, उन लोगों को मान सम्मान मिले। हमने तो किसी के मान असम्मान की बात नहीं करी, लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग हुआ और जिस तरह से कल की भाषा कुछ और थी और आज जिस तरह से चार्ज होके आए, तो ये तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई आदमी उन्हें भड़का के भेज रहा है कि आप ऐसे बोलिए ताकि सचिन पायलट और इनके लोगों का संयम टूटे। लेकिन हम लोग पूरे सब्र के साथ हर परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी में रहकर ही संघर्ष करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि हम लोग पार्टी छोड़ दें, उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहते हैं। एक ओल्ड गार्ड है और एक न्यू गार्ड है। इस न्यू गार्ड ने 2014 के बाद 2019 तक राजस्थान में कांग्रेस को फिर से खड़ा किया और उनको लगता है कि उन्हें उनका ड्यू मिलना चाहिए, और ये जो है सचिन पायलट के नेतृत्व में होगा। ये खलल तो है, विवाद तो है, किस्सा यहां खत्म नहीं हुआ, लेकिन अखाड़ा आज यहीं समाप्त होता है। आगे की खबरें अर्पिता के साथ।